वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में एक और वीडियो रोमांटिक एज। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एज है और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1798 से 1832 तक। और इसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट राइटर और एसेइस्ट पोएट हुए और उनसे रिलेटेड आज हम अपने एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, Which year marks the beginning of the romantic age in English literature? हमसे पूछा गया है कि कौन से ईयर से जो है रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। A 1780, B 1783, C 1795 और D 1798। राइट आंसर इज D 1798 से ही क्या हुआ था, रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट इज इन विच ईयर लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड। लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुए। लिरिकल बैलाड्स किसने लिखे थे, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज ने मिलकर लिखी थी, जिसमें से 19 पोएम जो थे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम लिखी थे एस टी कॉलरिज ने। और कहा जाता है कि लिरिकल बैलाड के आने से, पब्लिश होने के बाद से ही रोमांटिक एज की स्टार्ट हुई, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। A 1790, B 1793, C 1797 और D 1798। राइट आंसर इज D 1798। हु कंपोज लिरिकल बैलाड। लिरिकल बैलाड किसने लिखी। A विलियम वर्ड्सवर्थ, B कॉलरिज, C बॉथ एंड D नन। अभी मैंने बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने मिलकर क्या लिखी थी, लिरिकल बैलाड लिखी थी। राइट आंसर इज C बोथ A एंड B, इन दोनों ने ही लिखी थी। 19 पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स बाय कॉलरिज। टोटल इज 23। टोटल इसमें 23 पोएम्स थी और सबसे पहली जो पोएम थी वो थी टिंटन अबे। और जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो रोमांटिक एरा के क्या माने जाते हैं, सबसे फेमस पोएट माने जाते हैं। और ये क्या थे, एक नेचर पोएट थे। इनकी ज़्यादातर पोइट्री नेचर पर ही बेस्ड थी। और सबसे ज़्यादा किससे ये इफ़ेक्ट हुए थे, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ये भी एक पॉलिटिकल घटना थी जो इस एरा में हुई या इस रोमांटिक पीरियड में हुई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज का क्या टाइम पीरियड रहा। A 1795 से 1835, B 1796 से 1836 और C 1798 से 1840 एंड D 1798 टू 1837। राइट आंसर इज D 1798 से 1837 क्या था, इसका टाइम पीरियड था। और नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ रोमांटिक एज। इस दौरान कौन सी सबसे बड़ी पॉलिटिकल घटना हुई। मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। A फ्रेंच रेवोल्यूशन, B अमेरिकन रेवोल्यूशन, C रोमांटिक रेवोल्यूशन एंड D इंग्लिश रेवोल्यूशन। राइट आंसर इज A फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वही फ्रेंच रेवोल्यूशन था जो किसके दौरान हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर रोमांटिक एज में हुआ। और इसका इफेक्ट किस पर पड़ा था, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ पर पड़ा था, जो फादर ऑफ नेचर पोइट्री थे। नेक्स्ट इज, फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ था, मतलब क्यों हुआ था। A ग्रीड, B लिटरेसी, C एक्सप्लोटेशन एंड D पॉलिटिकल अनरेस्ट। राइट आंसर इज C एक्सप्लोटेशन। लोगों को उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का शोषण हो रहा था, उसी के खिलाफ क्या हुआ था, ये रेवोल्यूशन हुआ था। कहाँ पर, फ्रांस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिवॉल्ट इज रिकग्नाइज्ड एज द पावर ऑफ कॉमन पीपल। कौन से रिवॉल्ट को कॉमन लोगों की पावर माना जाता है। A इंग्लिश रेवोल्यूशन, B फ्रेंच रेवोल्यूशन, C इटालियन रेवोल्यूशन एंड D नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज B फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब हम रोमांटिक एज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये घटना थी जो रोमांटिक एज के साथ साथ चली है और इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। राइट आंसर इज़ B फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज, व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन। कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। A मार्च 15, 1780, B अप्रैल 20, 1795, C जुलाई 14, 1798 एंड D जुलाई 14, 1789। राइट आंसर इज D जुलाई 14, 1789 में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। और हमारा जो रोमांटिक एज था वो कब हुआ था स्टार्ट, वो हुआ था 1798 में। तो दोनों की जो डिजिट है वो उल्टी हैं, हम ऐसे इसको लर्न भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंसिडेंस इज नोटेड एज स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। किस इंसिडेंस को माना जाता है कि उसके होने के बाद ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। A अटैक ऑन द बेस्टाइल प्रिजन, B अटैक ऑन रॉयल पैलेस, C अटैक ऑन द किंग एंड D अटैक ऑन द लंदन प्रिजन। राइट आंसर इज A अटैक ऑन द बेस्टाइल प्रिजन। वो बेस्टिल की जेल थी, उसके ऊपर जब अटैक हुआ तो माना जाता है कि तभी से फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या हुई, शुरुआत हुई। नेक्स्ट इज,
फ्रेंच रेवोल्यूशन एंडेड विद द मैसेकर ऑफ, किसके मतलब कई सारे लोगों को मारा गया, उसके बाद ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या हुई, समाप्ति हुई, तो किसको? ए किंग, बी ऑल मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, सी ऑल पॉलिटिशियन, और डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज बी ऑल मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। जो शाही लोग थे, जब उनके सभी मेंबर्स को मार दिया गया तभी फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या हुई, एंड हुई। तो ये राजा और जो हमारे कॉमन लोग थे फ्रांस के, तो उनको बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा था। जो वहाँ के राजा थे बहुत ज़्यादा उनका शोषण कर रहे थे, उन्होंने परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे लोग। और तभी क्या हुआ, इसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत की। और फिर लोगों ने क्या करा, जो शाही लोग थे उनको सभी को क्या करा, मार दिया। और उसके बाद ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या हुआ, अंत हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेवोल्यूशन वॉज कॉल्ड द विक्ट्री ऑफ। फ्रेंच रेवोल्यूशन को किसकी जीत माना जाता है? ए लिबर्टी, बी फ्रेटर्निटी, सी इक्वालिटी, एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। इन सभी की क्या माना जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन सभी की जीत माना जाता है कि इन सब पर ही उन्होंने जीत लिया। नेक्स्ट इज, हु इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोड्स राइटर ऑफ रोमांटिक एज। अब देखिए, हमने पढ़ लिया कि हमारे फेमस जो पोएट थे उस टाइम के वो तो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, लेकिन जो उस समय के प्रोज राइटर वो कौन थे, यानी जो ऐसे लिखते थे या ग्रेट एसेइस्ट आप कह सकते हो, वो कौन थे? ए विलियम हैजलिट, बी चार्ल्स लैम, सी थॉमस, एंड डी थॉमस ग्रे। सो राइट आंसर इज बी चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम कौन थे? वेल, ये काफ़ी फेमस थे। इनका जो सीडोनिम था वो था इलिया। मतलब इलिया मतलब अपना जो ये ऐसे या जो भी काम करते थे वो इलिया नेम के अंडर ही लिखते थे। और इनकी ज़्यादातर पोएम को इनकी ज़्यादातर ऐसेज को ऑटोबायोग्राफिकल कहा जाता था, क्योंकि ये क्या करते थे, अपनी जो जीवन की घटनाएं हैं उनको भी अपनी स्टोरीज़ में जोड़ देते थे। और इनका टाइम भी मतलब काफ़ी ऐसा ही रहा है, पूरा लाइफ पीरियड इनका दुख में ही गुजरा है, इसीलिए काफ़ी ऑटोबायोग्राफिकल थे। और जो इनका लिखने का स्टाइल था काफ़ी यूनिक था, क्योंकि क्या करते थे, लिखते प्रोज थे लेकिन कौन से स्टाइल में, पोएटिक स्टाइल में लिखते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच ऐसे चार्ल्स लैम टेल अबाउट हिज ब्रदर जॉन। इनका भाई था जॉन, जिसकी बचपन में ही क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। सो ये भी बताया ऑटोबायोग्राफिकल लिखते थे ये काफ़ी। तो अपने जो रिलेटिव थे उनको भी नाम बदल बदल कर कहाँ यूज़ कर लेते थे, अपने एसेज में कर लेते थे, उन्हें डेडिकेट करते थे। तो उनका जो ब्रदर था जॉन, उनको उन्होंने किस ऐसे में डिस्क्राइब किया है? ए ड्रीम चिल्ड्रन, बी द कन्वलेसेंट्स, सी अ बैचलर्स कंप्लेन, एंड डी अनमैरिड मैन। सो राइट आंसर इज ए ड्रीम चिल्ड्रन। इनका ऐसे था काफ़ी फेमस, ड्रीम चिल्ड्रन। उसमें इन्होंने अपने भाई जॉन को क्या किया है, यूज़ किया है, मतलब उसमें उन्होंने अपने भाई जॉन के बारे में बताया है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द ऐसे पुअर रिलेशन। पुअर रिलेशन नाम का जो ऐसे है वो किसने लिखा है? ए हैजलिट, बी चार्ल्स लैम, सी ग्रे, और डी जोसेफ एडिसन। सो राइट आंसर इज बी चार्ल्स लैम। नेक्स्ट इज, हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेज। किसको इंग्लिश ऐसे का प्रिंस बोला गया है? ए हैजलिट, बी चार्ल्स लैम, सी ग्रे, एंड डी जोसेफ एडिसन। सो राइट आंसर इज बी चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम को क्या बताया गया है? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। काफ़ी फेमस एसेज थे ये रोमांटिक एरा के। नेक्स्ट इज, टू राइट हिज ऐसे चार्ल्स लैम यूज द सिडोनिम। हमसे पूछा कि चार्ल्स लैम कौन सा सिडोनिम या पेन नेम यूज़ करते थे अपने एसेज लिखने के लिए? ए इलिया, बी विलियम, सी थॉमस, एंड डी चार्ल्स। सो राइट आंसर इज ए इलिया। इलिया क्या था? उनका सिडोनिम था या पेन नेम था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द ऐसे अ बैचलर कंप्लेन। बैचलर कंप्लेंट किसने लिखी है? ए चार्ल्स लैम, बी रिचर्ड स्टीली, सी ओलिवर गोल्डस्मिथ, और डी स्टीवेंसन। सो राइट आंसर इज ए चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम ने ही ऐसे लिखा है अ बैचलर कंप्लेन। नेक्स्ट इज, विच इंग्लिश एसेइस्ट। वेल, एक चीज़ और, ये बैचलर कंप्लेंट उन्होंने कब लिखा था? जब वो 2 बार रिजेक्ट हो चुके थे। उन्होंने 2 लड़कियों को उन्होंने प्रपोज किया, लेकिन वो हर बार क्या हो जाते थे, रिजेक्ट हो जाते। तब उन्होंने अपनी ये ऐसे लिखा था अ बैचलर कंप्लेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंग्लिश एसेइस्ट इज़ नोन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। कौन अपने ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल के लिए जाना जाता है? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। सो राइट आंसर इज बी चार्ल्स लैम। नेक्स्ट इज, लैम एसेज आर चार्मिंग ऑन अकाउंट ऑफ परफेक्ट ब्लेंडिंग ऑफ। उनके ऐसे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता था, क्योंकि वो किन चीज़ों को क्या करते थे, ब्लेंड कर देते, मिक्स करके लिखते थे। ए ह्यूमर, बी पैथोस, सी बोथ, एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी बोथ, ह्यूमर एंड पैथोस। जो वो क्या करते थे, दुख और खुशी को क्या करते थे, आपस में मिला देते थे और उसके बाद अपने एसेज को लिखते थे। सो राइट आंसर इज सी बोथ। नेक्स्ट इज,
विच प्रोज राइटर ऑफ रोमांटिक एज यूज्ड पोएटिक स्टाइल इन प्रोज? कौन सा राइटर था जो प्रोज लिखने में पोएटिक स्टाइल यानी जैसे हम पोएम्स या पोइट्री लिखते हैं उस स्टाइल को यूज़ करता था? ए एडिसन, बी गोल्डस्मिथ, सी बेकन एंड डी लैम्ब. सो राइट आंसर इज डी लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब. नेक्स्ट इज हु इज़ द मोस्ट बिलव्ड एसेइस्ट? कौन सा ऐसे था जिसको सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता था या बहुत ज़्यादा फेमस था, उस टाइम का ग्रेटेस्ट एसेइस्ट माना जाता है? ए एडिसन, बी चार्ल्स लैम्ब, सी हैजलिट एंड डी बेकन. सो राइट आंसर इज बी चार्ल्स लैम्ब. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ चार्ल्स लैम्ब सिस्टर? अब इनकी एक बड़ी बहन भी थी, हमसे पूछा गया कि उनका क्या नाम था. सो ए मैरी, बी लिली, सी रोजी एंड डी एलिस. सो राइट आंसर इज ए मैरी. मैरी लैम्ब जो थी इनकी क्या थी, बड़ी बहन थी और वह थोड़ी मेंटली तौर पर क्या हो गई थी, कुछ पागल हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मदर का क्या कर दिया, खून भी कर दिया था. और सारी उम्र जो है उनका ध्यान किसने रखा था? चार्ल्स लैम्ब ने ही रखा था. और उन्होंने जब थोड़ी वो ठीक हुई उसके बाद उन्होंने कुछ वर्क में जो है चार्ल्स लैम्ब की हेल्प भी की लिखने में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखी है? ए बेकन, बी लैम्ब, सी हैजलिट और डी एडिसन. वेल राइट आंसर इज बी लैम्ब. इसे लैम्ब ने लिखा है. नेक्स्ट इज हु रोड द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस? एडवेंचर ऑफ यूलिसिस किसने लिखी है? ए लैम्ब, बी बेकन, सी हैजलिट और डी एडिसन. सो राइट आंसर इज ए लैम्ब. इसे भी लैम्ब ने ही लिखा है. नेक्स्ट इज विच एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज अ फोर्स्ड बैचलर? यानी कौन सा ऐसा एसेइस्ट था जिसे ज़िंदगी भर क्या रहना पड़ा, कुंवारा ही रहना पड़ा? ए हैजलिट, बी एडिसन, सी चार्ल्स लैम्ब और डी बेकन. वेल राइट आंसर इज सी चार्ल्स लैम्ब. नेक्स्ट इज हु वॉज लैम्ब्स बिलव्ड? कौन था जिससे लैम्ब प्यार करता था? ए मैरी, बी एन सिमंस, सी लिली और डी रोजी. वेल राइट आंसर इज बी एन साइमंस. एन साइमंस कौन थी? लैम्ब की बिलव्ड थी. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोन एज अ मोर विगोरियस एंड लेस पॉपुलर एसेइस्ट देन लैम्ब? मतलब ऐसा कौन सा एसेइस्ट था जो लैम्ब जितना पॉपुलर, मतलब पॉपुलर तो था पर लैम्ब जितना पॉपुलर नहीं था? ए थॉमस डी क्वेंसी, बी जोसेफ एडिसन, सी ओलिवर गोल्डस्मिथ और डी विलियम हैजलिट. वेल राइट आंसर इज डी विलियम हैजलिट. नेक्स्ट इज विच इंग्लिश एसेइस्ट वर्शिप नेपोलियन एज हीरो? कौन सा ऐसा इंग्लिश एसेइस्ट था जो नेपोलियन को एक हीरो के तौर पर पूजता था? ए चार्ल्स लैम्ब, बी विलियम हैजलिट, सी थॉमस डी क्वेंसी और डी जोसेफ एडिसन. वेल आंसर इज बी विलियम हैजलिट. नेक्स्ट इज हु रोट टेबल टॉक? टेबल टॉक किसने लिखी है? सो ए विलियम हैजलिट, बी चार्ल्स लैम्ब, सी ग्रे और डी एडिसन. वेल राइट आंसर इज ए विलियम हैजलिट. वेल एक टेबल टॉक थी और एक और थी इनकी राउंड टेबल. राउंड टेबल एंड टेबल टॉक ये दोनों ही विलियम हैजलिट ने ही लिखी है. नेक्स्ट इज हु रोट द प्लेन स्पीकर? द प्लेन स्पीकर किसके द्वारा लिखी गई है? ए चार्ल्स लैम्ब, बी विलियम हैजलिट, सी जोसेफ एडिसन और डी ओलिवर गोल्डस्मिथ. वेल राइट आंसर इज बी विलियम हैजलिट. सो राउंड टेबल and table talk both are written by William Hazlitt and he also wrote the plain speaker. Now our next question is on which age of writer Hazlitt observed? हैजलिट जो थे हमारे वो कौन सी एज के राइटर्स को ऑब्जर्व करते थे? ए चौसर एज, बी एलिजाबेथन एज, सी अगस्तन एज और डी क्लासिकल एज. सो राइट आंसर इज बी एलिजाबेथन एज. वो एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स थे उनको क्या करते थे? ऑब्जर्व करते थे कि उनका कैसे वो लिखते थे, क्या काम, तो सबको वो नोट डाउन करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर इन 1821 इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट रिटन बाय? ये जो एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है और वो किसने लिखा है? ए थॉमस डी क्वेंसी, बी चार्ल्स लैम्ब, सी एडिसन और डी जॉर्ज ऑरवेल. वेल राइट आंसर इज ए थॉमस डी क्वेंसी. नेक्स्ट इज इन विच ईयर द एसे ऑफ इलिया पब्लिश्ड? जो एसे ऑफ इलिया है वो किसने लिखा था? वेल वो लिखा था चार्ल्स लैम्ब ने. काफ़ी फेमस थी ये सीरीज़. हमसे पूछा गया कि कौन से ईयर में ये पब्लिश हुई थी? ए 1830, बी 1831, सी 1832 और डी 1833. So right answer is D 1833. So Essay of Ilia by Charles Lamb is published in 1833. Now our next question is in July 1818, D. Quincy became editor of Dash, a tawny newspaper published in Kindle after its first editor had been dismissed. A. The Westmoreland Gazette, B. London Magazine, C. East India Magazine and D. Scotland Magazine. Well, right answer is A. The Westmoreland Gazette. So जो क्विंसी थे वो कहाँ के एडिटर बने?
1818 में द वेस्टमोरलैंड गैजेट के वो एडिटर बने थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंग्लिश एसेज पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। कौन सा एक ऐसा एसेइस्ट था जिसने लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर के बीच का डिफरेंस समझाया? ए चार्ल्स लैम्ब, बी थॉमस डी क्वेंसी, सी हैजलेट एंड डी विलियम कूपर। सो राइट आंसर इज बी थॉमस डी क्वेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज William Wordsworth, John Keats, P.B. Shelley are the part of A. Elizabethan age, B. Classical age, C. Romantic age and D. Victorian. So right answer is C. Romantic age. ये तीनों ही पोएट कौन सी एज के राइटर्स हैं? वेल ये रोमांटिक एज के राइटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमांटिक मूवमेंट इज सीन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कन्वेंशनल पोइट्री ऑफ। कौन सी कन्वेंशनल पॉइंट के अगेंस्ट का एक रिएक्शन था ये? ए एलिजाबेथन एज, बी नियो क्लासिकल एज, सी चौसरियन एज एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज बी नियो क्लासिकल एज। जो नियो क्लासिकल एज था उसका बिल्कुल ही एक अगेंस्ट था। मतलब इसमें बताया गया कि हम काफ़ी असाधारण लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को लिखें। सो राइट आंसर इज बी नियो क्लासिकल एज। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू क्लासिकल पोइट्री वॉज रिटन इन। न्यू क्लासिकल पोइट्री किस तरह लिखी जाती थी, किस स्टाइल में लिखी जाती थी? ए डिग्निफाइड लैंग्वेज, बी फॉर्मल स्टाइल, सी आर्टिफिशियल मैनर एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। इस जो न्यू क्लासिकल पोइट्री थी उसको बहुत ज़्यादा एक सेट पैटर्न था उसका, उसे उसी में लिखना होता था और उसे बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्टाइल में लिखना होता था। लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा उसकी टफ थी और इसी के अगेंस्ट फिर हमारा रोमांटिक मूवमेंट आया जिसमें क्या किया, राइटर्स अपनी मर्ज़ी से अपने इमोशंस के बेस पे लिखते थे और उन्होंने बताया कि हम अनकॉमन लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं। Now next is love and treatment of nature, subjectivity and spontaneity are found in the English poetry of। ये सारी ही चीज़ें कौन सी पोइट्री में पाई जाती हैं? ए एलिजाबेथन एज, बी क्लासिकल एज, सी नियो क्लासिकल एज और डी रोमांटिक एज। वेल राइट आंसर इज डी रोमांटिक एज। ये सब कुछ किस में पाया जाता है? रोमांटिक एज की पोइट्रीज में मिलता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वांट्स हिज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी अगेंस्ट मटेरियलिज्म। वेल क्या हुआ था कि दुनिया जो थी बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ती जा रही थी और नेचर से क्या हो रही थी, दूर हो रही थी। तो किसने दुनिया को इस चीज़ के खिलाफ वार्न किया, मतलब उन्हें चेतावनी दी? ए जॉन कीट्स, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी पी.बी. शैली एंड डी एस.टी. कॉलरिज। वेल राइट आंसर इज बी विलियम कॉलरिज। जो हमारे विलियम कॉलरिज थे वो क्या थे? वर्शिपर थे नेचर के और उन्होंने दुनिया को बताया कि हमें नेचर के करीब रहना चाहिए, ना कि इस वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक को ज़्यादा जगह देनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड का ऑथर कौन है? ए जॉन केट्स, बी एस.टी. कॉलरिज, सी पी.बी. शैली एंड डी टेनिसन। सो राइट आंसर इज बी एस.टी. कॉलरिज। वो कौन थे? उसके को ऑथर थे। वेल ये विलियम वर्ड्सवर्थ, वेल यहाँ पर को ऑथर आना चाहिए। वेल इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज इन दोनों ने मिलकर लिखे, लेकिन ज़्यादातर उसमें काम जो थे हमारे वर्ड्सवर्थ ने ही किया था और एस.टी. कॉलरिज की केवल उनमें 4 ही पोएम्स थी। So S.T. Coleridge is the co-author of lyrical ballad. Next is which romantic poet give the theory of imagination। कौन से ऑथर ने जो है थ्योरी दी इमेजिनेशन की? ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी कीट्स, सी सैमुअल टायलर कॉलरिज एंड डी शैली। सो राइट आंसर इज सी सैमुअल टायलर कॉलरिज। पहले यहाँ पर मैंने एस.टी. कॉलरिज की फुल फॉर्म भी लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि उनका पूरा नाम क्या था। सो राइट आंसर इज सी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सपोर्ट द यूज़ ऑफ अनकॉमन लैंग्वेज इन पोइट्री। कौन कहता था कि हमें असाधारण लैंग्वेज भी अपनी पोइट्री में यूज़ करनी चाहिए? एस.टी. कॉलरिज, बी शैली, सी केट्स और डी वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर इज ए एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट इज हु रोट द पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये पोएम किसने लिखी है? ए वर्ड्सवर्थ, बी एस.टी. कॉलरिज, सी केट्स एंड डी शैली। सो राइट आंसर इज बी एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट इज विच लिटरेरी क्रिटिज्म बुक एस.टी. कॉलरिज इज़ फेमस फॉर। वेल एस.टी. कॉलरिज की एक फेमस बुक है जो लिटरेरी क्रिटिज्म पर बहुत ज़्यादा बेस्ड है और वो कौन सी बुक है? ए लिरिकल बैलेड्स, बी एंशिएंट मैरिनर, सी बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड डी रोमांटिक रिवाइवल। सो राइट आंसर इज सी बायोग्राफिया लिटरेरिया। क्या है? इनकी बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम ओज़िमेंडियस। ओज़िमेंडियस किसने लिखी है? सो राइट आंसर इज ए पी.बी. शैली। नेक्स्ट इज Which romantic poet is known for the use of sensuousness in his poetry। कौन सा पोएट था जो अपनी
पोइट्री में सेंशुअसनेस यूज़ करने के लिए लिखता था। हालांकि जब उनकी पोइट्री पढ़ते तो हमारे सारे सेंसेस क्या हो जाते थे, एक्टिव हो जाते हैं। सो ए पी शैली, बी वर्ड्सवर्थ, सी जॉन कीट्स और डी नन। सो राइट आंसर इज सी जॉन कीट्स। जो जॉन कीट्स थे वो कैसी पोइट्री लिखने के लिए फेमस थे, सेंसुअस पोइट्री को लिखने के लिए फेमस थे। नेक्स्ट इज हु डाइड यंगेस्ट अमंग द रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट्स में से कौन से पोएट थे जो बहुत ही कम एज में जिनकी डेथ हो गई? ए शैले, बी वर्ड्सवर्थ, सी कॉलरिज एंड डी जॉन कीट्स। सो राइट आंसर इज डी जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की बहुत ही कम एज में क्या हो गई, डेथ हो गई। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who wrote? How many odes are written by John Keats? John Keats ने टोटल कितने odes लिखे थे? A8, B9, C10 and D11. So right answer is C 10. उन्होंने टोटल 10 odes लिखे थे। नेक्स्ट इज हु रोड Ode to Autumn, Ode on a Grecian Urn and Poem Hyperion। ये तीनों किसने लिखे हैं? A Keats, B Shelley, C Wordsworth and D Coleridge। So right answer is A Keats। ये सब Keats के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट इज विच डिजीज़ जॉन कीट्स सफ़र फ्रॉम। जो हमारे जॉन कीट्स थे वो कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहे थे? ए कैंसर, बी अस्थमा, सी ट्यूबरक्लोसिस एंड डी हाई फीवर। सो राइट आंसर इज सी ट्यूबरक्लोसिस। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस था और उसी की वजह से उनकी जान चली गई। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? ए पी बी शैली, बी जॉन कीट्स, सी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डी जॉन मिल्टन। सो राइट आंसर इज बी जॉन कीट्स। ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ इज़ लाइन रिटन बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट इज विच वॉज जेन ऑस्टिन फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। जो जेन ऑस्टिन थे उनके द्वारा लिखा गया सबसे पहला काम कौन सा था? ए लव एंड फ्रेंडशिप, बी परसुएशन, सी प्राइड एंड प्रेजुडाइज एंड डी सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सो राइट आंसर इज ए लव एंड फ्रेंडशिप। लव एंड फ्रेंडशिप उन्होंने लिखी थी और कौन सी ईयर में लिखी थी? 1790 में। और ये वही हैं जिन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडाइज भी लिखी थी इन 1797 और इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हम कह सकते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज की वजह से ही इनका सबसे पहला इंप्रेशन पड़ा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नॉवेल्स डिड जेन ऑस्टन राइट। जेन ऑस्टन ने टोटल कितनी नॉवेल्स लिखी है? A2, B4, C6 एंड D8। सो राइट आंसर इज C 6। इन्होंने टोटल 6 नॉवल लिखी थी और वो कौन कौन सी थी? वेल, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थैंगर एबे, परसुएशन। ये सारी की सारी नॉवेल्स जो थी उनके द्वारा लिखी गई थी और नॉर्थैंगर अबे एंड परसुएशन उनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कॉल्ड प्रोस्ट शेक्सपियर। प्रोस्ट शेक्सपियर किसको कहा जाता है? ए मैरी शैले, बी जेन ऑस्टन, सी फील्डिंग एंड डी वॉल्टर स्कॉट। सो राइट आंसर इज बी जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन को क्या बोला जाता है? प्रोस्ट शेक्सपियर। मतलब वो एक प्रोज लिखती थी, उसमें वो क्या थी? शेक्सपियर कही जाती थी। नेक्स्ट इज अबाउट होम सैड हर 2 इंचेस ऑफ आइवरी। किसके बारे में ये लाइन बोली जाती है? ए मैरी शैले, बी जेन ऑस्टन, सी वर्जीनिया वुल्फ एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन के लिए ये लाइन बोली जाती है। नेक्स्ट इज हु इज़ कॉल्ड किचन नॉवलिस्ट। किचन नॉवलिस्ट किसको कहा जाता है? ए मैरी शैली, बी जेन ऑस्टिन, सी फील्डिंग एंड डी वॉल्टर स्कॉट। सो राइट आंसर इज बी जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन को ही किचन नॉवलिस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज हु रोट द नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन किसने लिखी है? ए मैरी शैले, बी जेन ऑस्टन, सी फील्डिंग एंड डी वॉल्टर स्कॉट। सो राइट आंसर इज ए मैरी शैली। मैरी शैली के द्वारा ही क्या लिखी गई थी? फ्रैंकेनस्टाइन लिखी गई थी। और कब पब्लिश हुई थी ये? इन 1818 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सबटाइटल ऑफ द गॉथिक नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन। वेल, मैरी शैली के द्वारा लिखी गई जो गॉथिक नॉवल थी फ्रैंकेनस्टाइन। गॉथिक नॉवल होती है जिसमें हम पुराने से महल होते हैं, मतलब भूतिया टाइप की जो नॉवल होती है जिसमें राक्षस शैतान वगैरह हो, उसको गॉथिक नॉवल बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया कि इसकी सबटाइटल क्या था? ए द माइंड गेइंग प्रोमिथस 1818, द माइंडफुल प्रोमिथस 1818, द मेडन प्रोमिथस 1818 और द मॉडर्न प्रोमिथस 1818। सो राइट आंसर इज डी द मॉडर्न प्रोमिथस 1818। नाउ नेक्स्ट इज हु रोट द नॉवल द लास्ट मैन। लास्ट मैन किसने लिखी है? ए मैरी शैली, बी जेन ऑस्टन, सी पी बी शैली और डी वर्जीनिया वुल्फ। तो राइट आंसर इज ए मैरी शैली। इसको भी किसने लिखा था? मैरी शैली ने लिखा था। और ये किस तरह की नॉवल थी? वेल, ये एपोकलिप्टिक टाइप की नॉवल थी, साइंस फिक्शन नॉवल थी ये भी, जो 1826 में क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी।
और इसमें डिस्क्राइब किया है कि मतलब फ्यूचर के टाइम को डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे 21st सेंचुरी में हमारी धरती कैसी होगी और कैसे यहाँ पे जो है बहुत सारी अलग गंदी गंदी बीमारियाँ फैलेंगी 21st सेंचुरी में, जिसकी वजह से जो ह्यूमंस हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन के पास हो जाएंगे, मतलब लुप्त होने की कगार पर होंगे। सो लास्ट मैन में वो चीज़ बताई गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Lord Proserpine 1820, The Chenche which published in 1819, A. Keats, B. Shelley, C. Byron और D. Mary। So right answer is B. Shelley, ये Shelley ने लिखी है। Next is Who wrote the closet drama Manfred? Manfred किसने लिखा है? A. Keats, B. Shelley, C. Byron और D. Collins। So right answer is C. Byron, इसको बायरन ने ही लिखा है। Next is Who wrote the closet drama Cain? केन जो क्लोजेट ड्रामा है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ए. कीट, बी. शैले, सी. बायरन एंड डी. मैरी। सो राइट आंसर इज सी. बायरन। वेल व्हाट इज़ क्लोजेट ड्रामा? क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? वेल वो ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे गए हों उनको क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं। ये ड्रामास कभी भी एक्ट नहीं किए जाते, मतलब किसी भी स्टेज पर इनको प्ले नहीं किया जाता, एक्ट नहीं किया जाता, उनको क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज Who wrote the long poem Don Juan spanning 17 cantos? A. Keats, B. Shelley, C. Byron और D. Mary। Well, right answer is C. Lord Byron। ये Lord Byron द्वारा ही लिखा गया है। Who wrote the narrative poem Childe Harold's Pilgrimage? ये किसके द्वारा लिखी गई है? A. Keats, B. Shelley, C. Byron और D. Mary। Well, right answer is C. Again Lord Byron। ये भी Lord Byron ने ही लिखा है। And now our last question is Who wrote the Vindication of the Right of Woman 1792 and Vindication of the Right of Man 1790? A. Mary Wollstonecraft, B. Keats, C. Lord Byron or D. Blake? So right answer is A. Mary Wollstonecraft। So thank you for watching my videos. Please like and subscribe and don't forget to press the bell icons. Thank you.